Hello. So in this video, we will learn about Gauss law. Let's start with the statement of the Gauss law that says electric flux through a closed surface S is given by Q by epsilon. अगर इसका mathematical statement लिखें, so it says that integral closed integral E dot dA vector is equal to Q by epsilon naught. तो ये क्या है? This is Gauss law statement. Now let's see what it means. सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमने अभी तक देखा है किसी भी अगर हमें कोई भी एरिया गिवन है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालते हैं. लेट्स से वी हैव सर्टेन एरिया गिवन लाइक दिस. एक हमारे पास शीट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से क्रॉस कर रही है. तो if I want to calculate electric flux passing through this given surface, what I will do is integral E dot dA. मतलब एक हम छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dA वेक्टर, और लेट्स से उस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है which it is given by E वेक्टर, तो यहाँ के थ्रू जो फ्लक्स पास होगा वो कितना हो जाएगा, डी फाइव मैं ऐसे बोल देती हूँ. तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा ई डॉट डी, है ना, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर. तो अगर मुझे इस पूरे सरफेस के थ्रू फ्लक्स निकालना है तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगी, राइट. तो फ्लक्स हमारा कितना हो जाएगा इस केस में, इंटीग्रल ई डॉट डी. ठीक है, जनरली हम इस तरीके से फ्लक्स को लिखते हैं. यहाँ तक हमने ये चीज पढ़ी हुई है. नाउ द थिंग इज, अब हम बात कर रहे हैं क्लोज्ड सरफेस की. क्लोज सरफेस का मतलब, अगर आप इस शीट को देखो तो ये जो शीट है ये किसी वॉल्यूम को एनक्लोज नहीं कर रही है. ठीक है, कंसिडर बलून. एक बलून का एग्जांपल कंसिडर करो. तो बलून का जो सरफेस है अगर हम उसे देखें तो बलून के अंदर जितनी भी वॉल्यूम है, जितना भी एयर है, तो देख सकते हैं कि स्पेस में वो एक वॉल्यूम एनक्लोज कर रही है. तो उस टाइप के सरफेस को हम क्या कह देते हैं, क्लोज्ड सरफेस. क्लोज्ड सरफेस. तो क्लोज सरफेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि एनी सरफेस दैट एनक्लोजेस सम वॉल्यूम इन स्पेस, इट इज कॉल्ड एज क्लोज्ड सरफेस. ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम एक सरफेस, एक नॉर्मल सरफेस जो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, उसके थ्रू टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो वी राइट इट एज ई डॉट डी ए वेक्टर. ठीक है, लेकिन जब हम एक क्लोज्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस बलून, और कुड बी एनी शेप, एनी रैंडम शेप, बट इट जस्ट हैज टू क्लोज सम वॉल्यूम विद इन इट, एनक्लोज सम वॉल्यूम विद इन इट, तो हम यहाँ पे ये वाला साइन लगा देते हैं. ठीक है, तो दिस इज व्हाट वी मीन बाय दिस सिंबल दैट वी हैव सीन हियर. ठीक है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए मतलब हमें क्लोज सरफेस ले रहे हैं, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स पास होता है इट इज गिवन बाय क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन. अब इसका मतलब समझते हैं, क्यू एनक्लोज का मतलब क्या होता है. तो लेट्स से हमारे पास एक इस तरीके का क्लोज सरफेस है. आई होप यू कैन इमेजिन कि ये जो सरफेस है ये 3D में है, ये कुछ वॉल्यूम को क्या कर रहा है, एनक्लोज कर रहा है. ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास अंदर चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है. कहाँ रखा हुआ है उसकी पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, रैंडमली कहीं भी रखा हुआ है. और इसकी विसिनिटी में लेट्स से Q4 चार्ज है, Q4 है, Q5 है. बेसिकली इसकी विसिनिटी में भी कुछ चार्ज रखे हुए हैं इस तरीके से. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर एक पॉइंट में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट की ड्यू टू ऑल द चार्जेस दैट एग्जिस्ट, मतलब कि Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सारे चार्जेस. और लेट्स से यहाँ का जो एरिया वेक्टर है डीए वेक्टर वो इस तरीके का है. ठीक है, तो यहाँ के लिए फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस डीए एलिमेंट ई डॉट डीए, ई डॉट डीए करेक्ट. और हम क्या करेंगे, इसको एनक्लोज, हमें इंटीग्रल कैसे करना है इसका, पूरे एनक्लोजिंग एरिया के लिए इसको इंटीग्रेट करना है.
तो इस तरीके से लिख सकते हैं. सो दिस इज गिवन बाय क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पे क्यू एनक्लोज्ड क्या होता है? क्यू एनक्लोज्ड मीन्स all the charges inside गॉसियन सरफेस. इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस बोल देते हैं. ये जो एस है पूरा सरफेस, इसको हम बोल देते हैं गॉसियन सरफेस. तो इस सरफेस के अंदर जितने भी चार्ज है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे. और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट ओनली ड्यू टू द चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, but this electric field is rather the value of electric field at that point. और जब भी हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट? विच मीन्स ड्यू टू ऑल द चार्जेस. एज वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉलो करती है ना? इसका मतलब अगर इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट में वी आर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, सो वी वुड नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 सबके कारण होगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, ड्यू टू ऑल द चार्जेस तो समझ में आ गया. इसके साथ साथ आप आगे जाके पढ़ोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो टाइप की होती है. एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ पे एक होती है आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और एक होती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे जाके पढ़ेंगे. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वैल्यू भी इंक्लूड करेगी और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू इंक्लूड करेगी. ठीक है, अब देयर आर सम स्टेटमेंट अबाउट गॉस लॉ जिसको हम समझ लेते हैं. सबसे पहला स्टेटमेंट है Gauss's law is true for any closed surface no matter what its shape or size is. इसका मतलब जरूरी नहीं है कि गॉस लॉ जो है वो आप सिर्फ सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस जैसे कि क्यूबिकल सरफेस हो गया, या आप कह सकते हो स्फेरिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल सरफेस, तो जरूरी नहीं है कि आप वो सरफेस चूज करो. दिस इज वैलिड फॉर एनी क्लोज सरफेस. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका? गॉसेस लॉ Gauss law is true for any closed surface. No matter what its shape or size. So this is the first statement. दूसरा statement है the term Q on the right side of the Gauss law, मतलब ये वाला, ठीक है, ये already I have explained. It includes sum of all charges enclosed by the surface. ये चार्जेस कहीं भी लोकेट हो सकते हैं, मतलब कि इनकी लोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कहीं भी लोकेट हो सकते हैं. ठीक है, तो द टर्म Q on the right side includes sum of all charges enclosed by the surface independent of its location. कहाँ पे लोकेटेड है इससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, थर्ड थिंग इज
in the situation when surface is so chosen that there are some charges inside and outside, जैसे कि यहाँ पे हमने एक सिचुएशन चूज की कि कुछ चार्जेस आपके गॉसियन सरफेस के अंदर है Q1 Q2 Q3 और कुछ चार्जेस गॉसियन सरफेस के बाहर है, ठीक है। तो अगर हम ऐसी सिचुएशन चूज करते हैं तो यहाँ पे आप राइट साइड में क्या लिखोगे? राइट साइड में ये जो हमारी ई डॉट डी ए है, गॉस लॉ जो है हमारा, तो इसमें राइट साइड में क्यू एनक्लोज में आपका आ जाएगा क्या? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि राइट साइड में क्यू एनक्लोज में तो हम वही चार्जेस लिखेंगे जो उस गॉसियन सरफेस के अंदर है, लेकिन यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इट विल बी ड्यू टू ऑल द चार्जेस, ड्यू टू ऑल द चार्जेस। मतलब कि ये आपकी Q1 Q2 Q3 चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो यहाँ पे होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज the surface that we choose for application of Gauss law is called the Gaussian surface। इस बारे में हम बात कर चुके हैं, ठीक है। surface that we choose for application of Gauss law is called Gaussian surface। ये आपका क्या कहलाएगा? गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब गॉसियन सरफेस के बारे में क्या क्या एक बात आ जाती है, जैसे कि मान लो मैंने आपको बता दिया पॉइंट चार्ज, ठीक है। हम पॉइंट चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार चार्जेस है हमारे पास, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना दिया जो इन चारों में से लेट्स से किसी पॉइंट चार्ज के थ्रू पास हो रहा है। ये आपका Q1 Q3 Q4। तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गॉसियन सरफेस जो है वो डिस्क्रीट पॉइंट चार्ज से पास नहीं कर सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो गॉसियन सरफेस उसका रीजन भी हम डिस्कस कर लेते हैं। गॉसियन सरफेस कैन नॉट पास थ्रू एनी डिस्क्रीट, या हम बोल सकते हैं जिसको यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज से रेफर कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंट चार्ज क्यों पास क्यों नहीं कर सकता? उसका रीजन ये है कि इस पॉइंट पे, क्योंकि देखो जब हम गॉसियन सरफेस को उससे पास करवाएंगे तो यहाँ पे इंटीग्रल ई डॉट डी ए की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये क्या होगी? इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ड्यू टू ऑल द चार्जेस। तो Q4 Q3 और Q1 के कारण तो हम इजीली लिख पाएंगे, पर Q2 के कारण जब हम लिखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके कारण होगी, तो जब हम Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इस पॉइंट में तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि आपने देखा होगा पॉइंट चार्ज के लिए एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। एट द लोकेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं लिख पाएंगे। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं लिख पाएंगे तो इंटीग्रल ई डॉट डी कैसे करेंगे, है ना। तो इसीलिए, और यहाँ पे दूसरी चीज हम ये भी नहीं कह सकते कि Q2 का कितना पार्ट गॉसियन सरफेस के अंदर है और कितना पार्ट गॉसियन सरफेस के बाहर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम Q2 को क्या बोल रहे हैं? वी आर रेफरिंग टू इट एज बीइंग पॉइंट चार्ज, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट डिफाइन दिस फैक्ट आल्सो कि उसके अंदर कितना आता है उसके बाहर कितना चार्ज है, राइट। तो दैट इज द रीजन व्हाई गॉसियन सरफेस शुड नॉट पास थ्रू एनी पॉइंट चार्ज, ठीक है। उसके अलावा हम ये जरूर कर सकते हैं कि गॉसियन सरफेस जो है वो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जरूर पास हो सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? गॉसियन सरफेस कैन पास थ्रू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ
कि अगर मान लो मेरे पास एक स्फीयर है इस तरीके से, ठीक है, स्फीयर है, इसका चार्ज क्यू है, दिस इज इंसुलेटर लेट्स से, क्यू है विच एंड इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, मतलब इस स्फीयर में क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम एक इस तरीके का गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। ये आपका इस चार्ज के थ्रू पास हो रहा है गॉसियन सरफेस, दिस इज अलाउड, क्योंकि यहाँ पे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि इसके अंदर कितना चार्ज है और इसके बाहर कितना चार्ज है। कैसे डिटरमाइन करेंगे? मान लेते हैं अगर इसका रेडियस कितना है, आर के बराबर है, ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि चार्ज डेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू, इतनी हो जाएगी। अब इस ये वाला रेडियस मान लो ए है, तो क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा आपका, क्यू एनक्लोज आपका हो जाएगा इसका वॉल्यूम मतलब कि 4/3 पाई ए क्यू इंटू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज आ रहा है, तो क्यू डिवाइडेड बाय 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो यहाँ पे हम क्यू एनक्लोज लिख पा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड होती है, ठीक है। तो हम गॉसियन सरफेस को बना सकते हैं इस तरीके से दैट इट कैन पास थ्रू continuous charge distribution but it cannot pass through point charges or discrete charges we can say। फिर इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि गॉस लॉ इज ऑफन useful towards much easier calculation of the electrostatic field when the system has some symmetry। कहने का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये मेरे पास एक स्फीयर है, ठीक है, अगेन क्यू चार्ज है स्फीयर के पास एंड दिस इज यूनिफॉर्मली चार्ज। तो अगर मैं एक रैंडम सा गॉस सरफेस बनाऊं और दूसरी सिचुएशन मैंने स्फेरिकल गॉस सरफेस बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इस रैंडम से गॉस सरफेस को अगर मैंने बना दिया तो यहाँ पे सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री नहीं है ना, दिस इज एसिमेट्रिकल एंड दिस वन इज सिमेट्रिकल। तो अगर मैं बोलूं कि इस सरफेस के थ्रू ई डॉट डी ए क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट है और मैं यहाँ पे बोलूं कि ई डॉट डी ए इज क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट और पूछूं कि कौन सा सिचुएशन सही है, तो आप बोलोगे ये भी सही है ये भी सही है, क्योंकि हमने गॉसियन सरफेस के बारे में ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं कि इट शुड बी सिमेट्रिकल या वो कोई डिफाइंड वेल डिफाइंड शेप होना चाहिए, कुछ भी शेप हो सकता है, तो सही दोनों। बट द थिंग इज कि आप इस फॉर्मूले को यूज करके इस तरीके को मतलब अगर आपने एसिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस चूज किया तो उसकी वजह से आप उस सरफेस को चूज करने के बाद आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है, और अगर आपने सिमेट्रिकल सरफेस चूज किया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट पार्ट दैट वी विल स्टडी कि हाउ if we choose Gaussian surface such that there is a symmetry we will be able to calculate electric field from it, ठीक है। तो जनरली गॉसियन सरफेस कहने का मतलब ये है कि गॉस लॉ हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो वो तभी पॉसिबल है जब सिमेट्री हो। कैसे, वो फर्दर डिस्कशन है, दैट इज अ कंप्लीट ऑल टुगेदर अ डिफरेंट डिस्कशन। फिर उसके बाद एक और स्टेटमेंट हम कह सकते हैं कि गॉस लॉ इज बेस्ड ऑन द इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस व्हिच इज कंटेन्ड इन द कूलम्स लॉ। कहने का मतलब क्या है कि अगर आप देखो ई डॉट डी ए, ठीक है, इंटीग्रल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, हमने कहा ये क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, तो डीए जो है इसके डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, एल स्क्वायर के बराबर होंगे, है ना। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो भी ऑब्टेन्ड होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। और कूलम्स लॉ में भी हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए कूलम्स लॉ में हमने क्या देखा है कि एट अ डिस्टेंस एल अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू है, यू विल से के क्यू बाय एल स्क्वायर। तो कूलम्स लॉ में भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर आती है, ठीक है। सो इट जस्ट अ स्टेटमेंट, हम ऐसे कह सकते हैं कि गॉस लॉ में भी यू आर फाइंडिंग इनवर्सली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस थिंग एल स्क्वायर,
distance from the location of charge to where you're calculating electric field, and same is the case with Coulomb's law as well. तो ये एक सिमेट्री बेसिकली बता रहा है इन दोनों स्टेटमेंट के थ्रू. ठीक है. सो आई होप द गॉस लॉ इज क्लियर. थैंक यू.